गुड मॉर्निंग बेटा। हम चैप्टर नंबर 3 यूएस हेजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स पढ़ रहे थे और आज का हमारा टॉपिक है इंडिया रिलेशन विद द यूएस। आज हम पढ़ेंगे भारत और अमेरिका के बीच के रिलेशंस। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि कोल्ड वार पीरियड में वर्ल्ड जब दो पार्ट में डिवाइड हो गया था, तो इंडिया ने दोनों ही ग्रुप में से किसी भी जानने की तरफ ध्यान नहीं दिया और जाना नहीं चाहा और उस टाइम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में ही रहे। भारत ने अमेरिका और सोवियत संघ से दोनों से दूरी बनाए रखी। पर एक ऐसा भी समय आया कि जब भारत को सोवियत संघ से दोस्ती करनी पड़ी और 1971 में जब बांग्लादेश का निर्माण हो रहा था, तो इंडिया की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी सोवियत संघ गई और वहाँ पर 20 साल की फ्रेंडशिप ट्रीटी करी। तो यहाँ हम देखते हैं कोल्ड वार पीरियड में हमारा झुकाव सोवियत संघ की तरफ रहा है और दूसरा पाकिस्तान यूएस अलाइज में था। यूएस का साउथ ईस्ट एशियन जो ऑर्गेनाइजेशन था उसके अंदर पार्टिसिपेंट था पाकिस्तान, जिसकी वजह से कोल्ड वार तक हमारा और सोवियत संघ के, हमारा और अमेरिका के बीच के रिश्ते अच्छे नहीं हो पाए। पर 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया और इस विघटन के बाद सोवियत संघ दुनिया के नक्शे से गायब हो गया और उसकी जगह 15 नए देश बन के उभरे। और यहाँ पर हमने देखा कि नए जो 15 देश बन के उभरे हैं, अब यहाँ पर ये जिस टाइम ये डिसइंटीग्रेट हुआ था, यहाँ की इकोनॉमी अच्छी नहीं थी और अब एक शक्ति तो खत्म ही हो चुकी दुनिया के नक्शे से, सोवियत यूनियन, और दूसरी अपनी पूरी ताकत के साथ खड़ी थी जो कि अमेरिका। अब हमारे लिए भी आवश्यक हो गया था कि हम कोई बड़ी शक्ति के साथ, इतनी बड़ी शक्ति के साथ अब दूरी बनाए रखना हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं था। और हमने 1991 में इंडिया की इकोनॉमी को लिबरल किया, है ना, और लिबरलाइजेशन अपनाया और वर्ल्ड ट्रेड के साथ हम जुड़े और हमारी नज़दीकी अमेरिका के साथ बढ़ती ही चली गई। During the Cold War years, India found itself on the opposite side on the divided from the US. India's closest friendship during those years was the Soviet Union. After the collapse of the Soviet Union, India suddenly found itself friendless in increasingly hostile international environment. However, there were also the year when India decided to liberalize its economy and integrated it with the global economy. This policy and India's impressive economic growth rates in recent years have made the country an attractive economic partner for a number of countries, including the US. It is important that we do not lose sight of the fact that two new factors have emerged in the Indo-US relations in recent years. These factors related to the technological dimensions and the role of the Indian American diaspora. Indeed, these two factors are strategy that will only hurt India in the long term. तो इंडिया और जो यूएस के बीच हमारे जो रिलेशन की वजह हमारे बीच इंडिया से हम बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका से, और दूसरी बात जो है बहुत सारा ब्रेन ड्रेन हो रखा है। हमारे इंडियन डायस्पोरा जो है, हमारे इंडियंस बहुत सारे यूएस में रहते हैं और यूएस में रहने के बाद जो है यूएस इकोनॉमी के लिए काम करते हैं, उनकी प्रोग्रेस के लिए काम करते हैं। तो हमारे दोनों देशों के बीच एक गठबंधन का काम करते हैं। The US absorbs about 65% of the India's total exports in the software sector. भारत में जितना भी सॉफ्टवेयर बनता है उसका 65% हिस्सा हम यूएस को एक्सपोर्ट करते हैं। 35% टेक्निकल स्टाफ बोइंग के जो है वो अमेरिकन इंडियंस हैं और लगभग 3 लाख इंडियन सिलिकॉन वैली में काम करते हैं। 15% जो बड़े हाई टेक्निकल जो स्टार्टअप्स हैं, फैक्ट्रीज जो इंडियंस द्वारा अमेरिका में स्टैब्लिश किए गए, तो इंडिया यूएस का रिलेशन को ये मजबूत करते हैं। Like all other countries, India too has to decide exactly what type of relationship it wants with the US. In this phase of global hegemony, the choices are not exactly easy. Within India, the debate seems to be around 3 possible strategies.
अमेरिका के साथ भारत को अपने रिश्ते कैसे रखने चाहिए, ये एक डिबेट का मुद्दा है और इसमें सभी का एक मत नहीं है। हमारे देश में अलग अलग मत रखने वाले लोग हैं, विद्वान हैं। कुछ का मानना है कि हमें यूएस के बहुत करीब नहीं जाना चाहिए, उससे बहुत नज़दीकी नहीं रहना चाहिए, एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन, बहुत नज़दीक भी नहीं, दूर भी नहीं, एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करके रखना ही होगा। Those Indian analysts who see international politics largely in terms of military power are fearful of the growing closeness between India and US. They would prefer that India maintain its aloofness from Washington and focus upon increasing its own comprehensive national power. जो लोग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को मिलिट्री पावर की तरफ ज़्यादा फोकस करके देखते हैं, उनका मानना है कि हमें यूएस से प्रॉपर डिस्टेंस बनाए रखना चाहिए, बहुत क्लोज वाशिंगटन के नहीं जाना चाहिए और इसी बीच अपने नेशनल पावर को, अपने देश की शक्ति को, अपने देश की सैन्य शक्ति को मजबूत करते रहना चाहिए। Other analysts see the growing convergence of interest between the US and India as the historic opportunity for India. They advocated a strategy that would allow India to take advantage of US hegemony and the mutual convergence to establish the best possible options for itself. Opposing the US, they argue, is a futile strategy that will only hurt Indians. अब कुछ हमारे विद्वानों का मानना है कि इस टाइम यूएस हेजेमनी में दुनिया जी रही है और अमेरिका बहुत बड़ा सुपर पावर है, तो उससे दोस्ती बनाए रखें और उससे जितना पॉसिबल बेनिफिट हो सके उतना ले। A third group of analysts who advocate that India should take the lead in establishing a coalition of countries from the developing world. Over time, this coalition would become more powerful and may succeed in wearing the hegemon away from its dominating ways. एक तीसरा ग्रुप भी है जो मानता है कि हमें इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री को एक ग्रुप बना लेना चाहिए और ये ग्रुप जो है यूएस हेजेमनी से लड़ने में काम आ सकता है। India-US relations are perhaps too complex to be managed by a single strategy. India needs to develop an appropriate mix of foreign policy strategies to deal with the US. तो किसी एक पॉलिसी पे ही, किसी एक विचारधारा पर ही डिपेंडेंट इंडिया यूएस रिलेशंस नहीं बनाए जा सकते। तो भारत को अमेरिका के साथ रिश्ते अच्छे बनाने के लिए बहुत ही स्ट्रैटेजिक पॉलिसीज अपनानी होगी। हाउ कैन हेजेमनी बी ओवरकम? हम हेजेमनी से कैसे बच सकते हैं, कैसे ओवरकम कर सकते हैं उसको? हाउ लॉन्ग विल हेजेमनी लास्ट? हाउ डू we get beyond hegemony? This becomes for obvious reasons. Some of the burning questions of our term history provides us with some fascinating clues to answer these questions. But what about the present and the future? In international politics, very few factors formally curtail the exercise of military power by any country. There is no world government like the government of the country, as we shall see in Chapter 6. International organization is not a world government. Thus, international politics is a politics without government. There are some rules and norms called the law of war that restricts. अब हेजेमनी से हम कैसे ओवरकम कर सकते? किसी वर्चस्व, हमारी हिस्ट्री कहती है कि वर्चस्व पुराने साम्राज्य में था, कभी पूरी दुनिया पे ब्रिटेन का वर्चस्व था जो ख़त्म हुआ और अमेरिका और सोवियत संघ का वर्चस्व स्टैब्लिश हुआ, सोवियत संघ का वर्चस्व ख़त्म हुआ, अमेरिका का रह गया और कभी ये भी ख़त्म हो सकता है। तो इस तरह के हेजेमनी को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था यूएन में, जो कि इतना सक्सेसफुल नहीं रहा यूएस हेजेमनी को रोकने के लिए। तो एक इंटरनेशनल गवर्नमेंट की बात हो रही थी, कोई एक ऐसी इंटरनेशनल गवर्नमेंट हो जो यूएस हेजेमनी को रोकने के लिए काम करे। No prohibit war, but few states will entrust their security to international law alone. Does this means that there is no escape from war and hegemony? अब यहाँ कोई विश्व सरकार बनाने की बात होती है कि विश्व सरकार बनाई जाए जो यूएस हेजेमनी को रोक सके, पर ये पॉसिबल सा नहीं लगता कि कोई भी कंट्री अपनी विश्व सरकार के हाथ अपने देश की सुरक्षा छोड़ दाव पे लगा देगा। In the short terms, we must recognize that no single power is anywhere near balancing the US military. A military coalition against the US is even less likely given the differences that exist among big countries like China, India, and Russia that have the potential to challenge US hegemony.
कुछ को मानना है कि चाइना, इंडिया, रशिया और चाइना, ये तीनों मिलकर यूएस हेजेमनी को रोक सकते हैं, पर इन तीनों देशों के अपने इंटरनल इश्यूज हैं तो इनको मिलने भी नहीं देती है, इनको एक होने भी नहीं देती है. Some people argue that it is strategically more prudent to take advantage of the opportunities that hegemony creates. For instance, raging economic growth rates requires increased trade, technology transfers, and investment, which are the best acquired by working with rather than against the hegemon. Thus, it is suggested that instead of engaging in activities opposed to the hegemonic power, it may be advisable to extract benefit by the operating this is hegemonic system. This is called the bandwagon strategy. कुछ लोगों का मानना है कि यूएस हेजेमनी से के अगेंस्ट खड़े होकर उसके अगेंस्ट मिलिट्री पावर बनाकर कोई भी बेनिफिट नहीं मिल सकता है. इससे तो अच्छा यही रहेगा कि बैंडवैगन की रणनीति अपनाएं, यानी कि अमेरिका के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप रखें और उसके पास जितना टेक्निक्स हैं, उसके पास जितना टेक्नोलॉजी है और उनका इस्तेमाल करें, उनको वहाँ से टेक्नोलॉजी गेन करें और अपने कंट्री के बेनिफिट के लिए काम करें. Another strategy open to states to hide this implies staying as far removed for the dominant power as possible. तो दूसरी रणनीति है हाइड करो, अपने आप को छुपा लो, अपनी कंट्री को छुपा लो, अमेरिका की टेढ़ी नज़र से अपनी कंट्री को छुपा लो. तो यहाँ पर अमेरिका की टेढ़ी नज़र से अपनी कंट्री को छुपाना छोटे कंट्रियों के लिए तो पॉसिबल हो सकता है, पर इन चाइना, रशिया, इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री अपने आप को अमेरिका की नज़र से ज़्यादा दिन तक नहीं छुपाए रख सकते. कभी हमें उनके अगेंस्ट में बोलना पड़ता है, कभी उनके फेवर में बोलना पड़ता है. तो बड़ी कंट्री के लिए हाइड की पॉलिसी पॉसिबल नहीं है. छोटी कंट्री कुछ हद तक अपने आप को अमेरिकी नज़र से हाइड करके रख सकते हैं. तो हमने यहाँ पे पढ़ा कि अमेरिका की डोमिनेंस यूएस और आज की डेट में इंडिया और अमेरिका का रिलेशन बहुत अच्छा है और काफ़ी हद तक इन भारत का वर्चस्व दुनिया में कायम है, भारत का भी वर्चस्व दुनिया में कायम है. और अमेरिकन हेजेमनी से बचने का एक तरीका है बैंडवैगन की स्ट्रेटजी. और इस स्ट्रेटजी का मतलब है हम अमेरिका से फ्रेंडली रिलेशन सिर्फ रखें, वहाँ से हमें जितना बेनिफिट ले सकें टेक्नोलॉजिकल और भी क्षेत्र में जितना बेनिफिट ले सकते हैं उतना लें और अपने देश के डेवलपमेंट के लिए काम करें. ये बैंडवैगन की स्ट्रेटजी है. और कल फिर मैं आपको हाइड की स्ट्रेटजी पढ़ाऊँगी. और आज के लिए इतना ही बच्चों. थैंक यू वेरी मच.